फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गैस, चलिए आज हम अपने स्टोरी टेल मी व्हाट लव इसका जो है वो नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे जो हमारा वांगची है और विभूषण है वो एक दूसरे को मार्क करते हैं। उनकी नाइट बहुत ही हॉट स्पाइसी सी जाती है। इवन उनकी मॉर्निंग भी उसी तरह बहुत हॉट एंड स्पाइसी सी होती है। उसके बाद जो हमारे वांगची होते हैं वो चले जाते हैं किचन में अपने लिए और विभूषण के लिए कुछ खाना बनाने के लिए। खाना बनाने के बाद जो वो वापिस आते हैं तो वो देखते हैं कि विभूषण को जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो नींद पड़ चुकी है। उसके बाद वो उनके पास आते हैं, उनके फोrehead पे किस करते हैं, उन्हें जगाते हैं और कहते हैं विभूषण खाना खा लीजिए। वही हमारे विभूषण जो है वो खड़े हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो है वो दोनों जो है वो खाना खाते हैं। जब वो खाना खा रहे होते हैं तो हमारा वांगजी जो है वो विभूषण को जो है वो थैंक्स कहता है कि विभूषण थैंक्स कि तुम मेरी लाइफ में है बीइंग। थैंक यू, तुमने मुझे प्यार का मतलब समझाया। तुमने मुझे ये सिखाया कि हम किसी को कितना अपना मान सकते हैं, हम किसी के लिए कितना सोच सकते हैं। तुमने मुझे बहुत बदल दिया है विंग। मैं ऐसा कभी नहीं था। मैं अपनी लाइफ में किसी को भी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता था, बट तुम्हारे आने के बाद मैं हर चीज में हर जगह से परफेक्ट हो चुका हूँ। मुझे पता है कि मुझे कब किसे कितनी इम्पोर्टेंस देनी है, मुझे कब किससे कैसे बात करनी है। तुमने मुझे बदल दिया है विभूषण। थैंक यू कि तुम मेरी लाइफ में है। गॉड सर, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम दोनों की शादी हुई है। आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा। जब वो दोनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं तो जो हमारा विंग है ना, उसकी आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं उसने ये सुन लिया था कि वांगजी गियर से शादी क्यों कर रहा है, या उसने गियर से शादी क्यों करी, उसे ओमेगाज नहीं मिले। तभी हमारे वांगजी के दिल में ये ख्याल आ जाता है कि हाँ, शायद विभूषण को जो है वो उसी बात को लेके हर्ट हो रहा होगा। तभी हमारा वांगजी जो है वो विभूषण का जो है हैंड पकड़ता है और कहता है, वाइफी, लोग कुछ भी कहें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ, और हमारे दोनों के बीच में तीसरे की कोई जगह नहीं है, कभी नहीं होगी। लोग हमारे बारे में जो सोचते हैं ना, उन्हें सोचने दो। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने दिल की सुनी है और मैं आगे भी अपने ही दिल की सुनूंगा। अभी हमारा विभूषण जो है वो उसे रिप्लाई करता है कि लंजागा, ने अपनी लाइफ में ये प्यार फीलिंग्स कभी भी नहीं देखी थी। बस मुझे लाइफ में कभी एक माँ के अलावा और एक मेरी बहन के अलावा किसी ने प्यार किया ही नहीं। मुझे नहीं पता था कि दोस्त कैसे होते हैं। मुझे नहीं पता था कि हमारा विलेज का कल्चर कैसा होता है, उन लोगों के साथ कैसे रहा जाता है। मुझे ये नहीं पता था कि अपने फादर के साथ कैसे बात की जा सकती है, अपने ब्रदर के साथ कैसे बात की जा सकती है। उन्होंने कभी मुझे वो इम्पोर्टेंस दी ही नहीं। मैं बहुत टाइम से आपको ये बताना चाहता था, बट जब मुझे आप मिले, आपने मुझे वो इम्पोर्टेंस दी। आपने मेरी हर वो कमी पूरी कर दी जो शायद मैं कभी चाहता था कि कोई मुझे ऐसा मिले जो मुझे इतना प्यार करे कि मैं हर वो चीज़ भूल जाऊं जो मेरे साथ हुआ है। भी हमारा वांगजी जो है वो विभूषण से पूछता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि विभूषण क्या हुआ था? अगर तुम कंफर्टेबल हो तो तुम मुझे बता सकते हो। तभी हमारा विभूषण जो है वो वांगजी को जो है वो एक स्टोरी सुनाने लगता है कि एक बार एक लड़का था, एक बच्चा था, पैदा होता है, केयर होता है। उसके केयर होने की वजह से उसे और उसकी माँ को जो है उनके घर से निकाल दिया जाता है। दैन के बाहर मेन गेट के अंदर पास में ही एक हल्का सा कॉटेज बना के उन्हें दे दिया जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को कोई टेंशन नहीं थी कि वो दोनों वहाँ कैसे रहेंगे। सिर्फ एक शख्स था जो कभी आ जाता था, भागता छुपता छुपाता हमसे मिलने, ये कहो कि उस बच्चे से मिलने। वो थी उसकी सीसी, जो कि उससे उसकी माँ के जितना ही प्यार किया करती थी। कि जब वो वापस जाती थी तो वो भी अपनी माँ से बहुत डांट खाती थी, उसे भी बहुत सजा मिलती थी। उस समय तक तो जैसे कैसे भी उनका कटता गया। लेकिन अब जो बच्चा था वो काफी बड़ा हो चुका था, उसे एजुकेशन की भी जरूरत थी। जब उसकी माँ उसके फादर के पास जाती है कि बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, तो उसके फादर जो है वो मना कर देते हैं। तुम्हारा बेटा पहले ही मेरा नाक कटा चुका है, अब और नहीं, उसे अनपढ़ ही रहने दो, वो जैसा है वो वैसे ही ठीक। कहीं बाहर पता लगा तो कहीं किसी और क्लैन वाले उसे उठा के न ले जाए। जो हमारी लड़के की जो माँ होती है वो कहती है कि ऐसा कैसे होगा। उसकी माँ फिर कहती है कि आप उसके लिए हमारे कॉटेज में ही एक टीचर हायर कर दीजिए। उसके फादर कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। कहने के बाद जो
बच्चे की माँ होती है वो तो वहाँ से वापस हो जाती है कि आंखों में आंसू होते हैं। और जब उसकी लड़के की सिस्टर जो है ये सब कुछ सुनती है तो वो भी रोना स्टार्ट कर देती है और वो अपनी माँ से कहती है कि अगर उस बच्चे को तुम पढ़ने के लिए नहीं भेजोगे तो मैं भी अपनी पढ़ाई यहीं रोक दूंगी, मैं उसी के साथ पढ़ूंगी, उसी के साथ जाऊंगी। तो अपनी लड़की की ये जिद देख के जो पिता है वो जहाँ कहाँ मान जाते हैं, लेकिन वो उसे कहते हैं कि तुम्हें कुछ समय वेट करना पड़ेगा। जैसे ही वो लड़का तुम्हारी उम्र का हो जाएगा मैं तुम दोनों को साथ में जो है वो पढ़ाई के लिए कहीं भेज दूंगा। ऐसे कैसे वो लड़का जो है वो बड़ा होता है बहुत मुश्किलों से। अगेन जो उसकी माँ है एक दिन उनसे मिलने जाती है और मतलब अपने पति से मिलने जाती है और उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि वो आप ही का बेटा है। लीडर होते हैं मतलब क्लैन लीडर होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं तुम्हारा बेटा है क्योंकि वो गियर है, और अगर वो मेरा बेटा होता तो या तो वो अल्फा होता या तो ओमेगा हो, एक गियर तो नहीं होता, गियर तुम्हारी वजह से हुआ है। जो एक माँ होती है वो कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, अगर वो गियर है तो क्या हुआ, है तो वो आपका ही बेटा ना, आप उसे एक पिता का प्यार तो दे सकते हैं ना। वे उनके हस्बैंड जो होते हैं वो इतना गुस्से में आ जाते हैं कि वो जो वहाँ के डिसिपल्स होते हैं वो उससे कहते हैं कि 2 दिन के लिए इसे जो है वो कारागार में जो है वो बंद कर दिया जाए, इन्हें खाने के लिए कुछ दिया जाए ना इन्हें पीने के लिए कुछ दिया। वहीं दूसरी साइड जो बच्चा होता है वो अपने कॉटेज में बैठकर सिसकियां ले रहा होता है क्योंकि उसकी माँ अभी तक वापिस नहीं आई थी और अंधेरा होने वाला था। उसके पिता तक को उसकी जो थी वो कोई चिंता नहीं थी कि वो कैसा होगा, किसके साथ होगा, क्या अगर उसके पास कोई आ जाएगा और उसे कुछ कर देगा। बट नहीं, उसके पिता को उसकी कोई टेंशन नहीं। जैसे कैसे करके एक छोटी सी लड़की उसके कॉटेज तक पहुंचती है, उसे जो खाना अपने लिए दिया गया होता है वो उसे खिलाती है और उसे कहती है कि आशियान तुम मेरे साथ चलो। वो कहता है ठीक है सीजी। वो दोनों जो है वो अपने फादर के पास पहुंचते हैं। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और दोनों एक ही बात दोहराते हैं कि माँ को छोड़ दो, लेकिन पिता वो नहीं सुनता उनकी। उस लड़की की सीजियो को तो मतलब डिसिपल्स के साथ जबरदस्ती उसके रूम में भेज देता है और उस छोटे से बच्चे को उसके कान से पकड़ के पहले तो उठाता है, फिर उसे 2-3 बार स्लैप करता है। वो बच्चा नहीं मानता और जिद पे अड़ा रहता है कि नहीं, या तो उसे उसकी माँ से मिला दो या तो उसकी माँ को छोड़ दो। वो कहता है कि मेरी माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। इनसे जो हमारे क्लैन लीडर है वो डिसिपल्स को एक चाबुक टाइप का लाने के लिए कहते हैं। उस छोटे से बच्चे को बहुत बहुत ज्यादा जो है उसकी पिटाई की जाती है। कुछ देर तक मतलब वो मार खाने के बाद वो बच्चा जो है वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद जो उसके फादर होते हैं वो डिसिपल्स को कहते हैं कि इसे उठा के इसकी माँ के पास फेंक दिया जाए और शाम को इन दोनों को खाने के लिए कुछ दे दिया जाए। इतना सुनने के बाद जो डिसिपल्स होते हैं वो तो उस बच्चे को उठा के उसकी माँ के पास ले जाते हैं। उसकी माँ जो है अपने बच्चे की हालत देखती है तो वो बहुत ज्यादा फूट फूट के रोने लगती है और वो एक ही चीज कहती है कि जंफू आई प्रॉमिस मैं अपने बेटे का ख्याल खुद रख सकती हूँ और अगर तुम हमारी मदद नहीं करना चाहते तो मैं अपनी मदद जो है वो खुद कर सकती हूँ। 2 दिन कारागार में रखने के बाद उन्हें वहां से जो है वो कॉटेज तक जबरदस्ती घसीटते हुए ले जाया जाता है और उन्हें ये कहा जाता है कि खबरदार अगर दोबारा तुमने महाराज के आसपास आने की कोशिश करी, अपने बेटे की दुहाई देने की कोशिश करी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आशिंग भी जो है अपनी बेटी से बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो उसे कहती है कि तुम भी उन दोनों के साथ ही रहोगी। मैं 6 महीने तक ना मुझसे मिलने की अनुमति होगी ना ही तुम्हारे पिताजी से मिलने की अनुमति होगी। इसमें जो हमारे क्लैन लीडर हैं वो भी कुछ नहीं कहते और वो भी अपनी फर्स्ट वाइफ की बात जो है वो इजीली मान लेते हैं और उन सभी को जो है वो सजा के बतौर पर सिर्फ 6 महीने के लिए बाहर रहने के लिए कहा जाता है। इन 6 महीनों में हम तुम्हारी किसी भी तरह से कोई मदद नहीं करेंगे, तुम्हें अपनी अर्निंग खुद करनी होगी, अपने खाने के लिए सामान खुद उगाना होगा। जैसे कैसे करके जो यानली है वो अगेन जो है वो अपनी सेकंड मॉम के पास पहुंचती है, रोती है और उन्हें हर चीज के बारे में बता देती है। तभी उसकी सेकंड मॉम कहती है कि बेटा तुम टेंशन मत लो, जब तक तुम्हारी माँ है तुम्हें कोई भी कुछ नहीं करेगा। क्या हुआ अगर वो तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते, मैं हूं ना, हम तीनों साथ में रहेंगे। मेरी बहुत अच्छी बेटी है और आशियन मेरा बहुत अच्छा बेटा है। इस तरह से उनके कुछ दिन निकलते हैं। मैडम यू जो है वो जैसे कैसे करके भी उनके लिए मतलब खाना पानी का बंदोबस्त जो थी वो कर देती थी। आसपास के काफी लोग ऐसे थे जो उनकी मदद जो थे वो कर दिया करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि जो मैडम यू है जब वो महारानी की पद पे थी तो वो कितनी अच्छी थी और वो उनकी कितनी मदद किया करती थी। इसी तरह से जो गाइस वो 6 महीने का वक्त जो है वो निकल जाता है और आशिंग जो है वो यानली से मिलने जो होती है वो मैडम यू के कॉटेज के बाहर आती है। जब मैडम यू के कॉटेज के बाहर वो आती है तो आशिंग जो होती है वो देखती है कि जो हमारी मैडम यू है वो दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से
टीच करवा रही है, प्रिंसिपल्स के रूल, उन्हें कैसे बात करनी चाहिए एल्डर के साथ, अपने यंगर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, कैसे उन्हें नाइट हंट पे जो है कितनी प्रोग्रेस करनी है, किस चीज से कैसे फाइट करनी है। तो ये देखने के बाद जो हमारी हाशिंग होती है ना, वो बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाती है और वो वापिस हो जाती है अपने पैलेस की ओर और जियांग फियामिया को कहती है कि जंफू, हमारी सेकंड वाइफ जो है वो हमारे दोनों बच्चों को, मतलब मेरी बेटी को और जो तुम्हारा गियर बेटा है उसको ज्यादा कल्टीवेशन के बारे में और अदर थिंग्स के बारे में जो है वो खुद टीच करवा रही हैं। क्या ये अच्छी बात है? जियांग फियामिया जो है उसे कहता है कि आशिंग वो काफी पढ़ी लिखी है, कल्टीवेशन उसे बहुत ज्यादा आती है, वो उन्हें इजिली जो है वो कुछ सालों तक टीच करवा सकती है। इस तरह से गाइस कुछ साल निकल जाते हैं उनके, वो बच्चे जो थे वो टीनेजर एज तक जो थे वो पहुंच चुके थे। इस बीच में जो हमारी यानली है वो कभी कभी जो थी अपनी माँ और अपने पिता से मिलने जाया करती थी, अदरवाइज वो अपनी सेकंड मॉम के पास और अपने ब्रदर आशियन के पास ही रहना जो था वो ज़्यादा पसंद करती थी। इस बात को लेकर जो जियांग चेंग था वो काफ़ी जेलस करता था उनसे, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होने लगा तो उसे कुछ बातें जो थी वो समझ आने लगी कि शायद उसके फादर और उसकी मदर जो थे वो भी गलत थे उसके भाई को लेके। लेकिन एक छोटा लड़का होने के बावजूद वो कभी कुछ नहीं कह पाया। उसे कभी ये अलाउ नहीं था कि वो अपने छोटे भाई से खुल के बात कर सके। उसे कभी ये अलाउ नहीं था कि वो अपने छोटे भाई का चेहरा देख सके। और उसे कभी ये अलाउ नहीं था कि वो उसके पास जाए, उसके साथ खेले या उसके साथ स्टडी करे या उसे कुछ समझाए। कभी भी उसके फादर और उसके मदर ने उसे अलाउ नहीं किया। वो हमेशा यही कहते थे कि तुम एक अल्फा हो और वो एक गियर है, वो हीट में आ गया तो वो तुम्हारा फायदा उठा सकता है। बहुत बार जियांग चंग ने जो है उन्हें समझाने की कोशिश करी कि माँ पा मैं उसका भाई हूँ, वो ऐसा मेरे साथ क्यों करेगा। लेकिन तभी आशिंग कहती थी इस दुनिया में किसी का भरोसा नहीं है। इस बात से जो थे जियांग चंग को जो था बहुत बहुत हर्ट होता था, बिकॉज उसके दिल में बहुत क्रेज होता था कि वो अपने भाई के पास जाए, उसका चेहरा देखे, उससे बातें करे, यानली से बातें करे, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया था। यानली और विभूषण जो थे वो तो हमेशा साथ में रहते थे। वजह से जो हमारी यानली थी उनका इंटरेक्शन जो था वो विभूषण से ज्यादा था एज कम्पेयर टू जियांग चंग। इस बात से भी जो हमारा जियांग चंग था वो काफी टाइम जेलस करता था कि मेरी सीजी उससे प्यार करती है, मुझसे नहीं। इसी तरह से जैसे ही यानली और जो हमारे विभूषण होता है, मतलब जो स्पेशली जो हमारा विभूषण होता है, जब वो टीनेजर ग्रुप में जो है वो पहुंच जाता है तो उनके घर पे जो है वो 2 टीचर्स जो है वो हायर कर दिए जाते हैं उनके कॉटेज पे। पर उन्हें स्पेशली ये कहा जाता है कि वो ये सारी टीचिंग जो है वो यानली को देंगे। अगर विंग जो था वो पढ़ना चाहेगा तो वो खुद पढ़ लेगा, और अगर वो नहीं पढ़ना चाहेगा तो उसे जबरदस्ती पढ़ाने की कोई कोशिश भी नहीं करेगा। ऐसे ही टीचर्स वहाँ आते हैं तो जो हमारा विभूषण होता है वो उनको देख के जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपनी सीजिए को कहता है कि सीजिए मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ाई करूंगा। इसी तरह से जो उनकी पढ़ाई है वो स्टार्ट होती है। उस समय के बाद जो क्लैन के लीडर होते हैं वो उन टीचर्स को जो है वो अपने पैलेस में बुलाते हैं और उनसे जो है मतलब विभूषण और यानली की जो है वो प्रोग्रेस के बारे में पूछते हैं। तभी वो टीचर्स जो है वो उन्हें बताते हैं कि विभूषण की प्रोग्रेस जो है वो चियांग से भी बहुत अच्छी है। ये सुनने के बाद जो हमारी आशिंग होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो जो है वो अपने हस्बैंड से कहती है जामफू देखा आपने, वो उसके कानों में मतलब वो कहते हैं ना कि उसके कान भरना जो है वो स्टार्ट कर देती है। उनका यही कहना था हमेशा से कि जामफू देखा आपने ये सब कुछ जो है वो मैडम यू कर रही हैं ताकि वो आपको यहाँ से हटा के अपने बेटे को यहाँ बिठा सके। और ऐसे ही बहुत सारी ऐसी बातें मतलब जो आग में ना घी डालने का काम करती हैं। ऐसा काम हो गया था जो आशिंग थी उसका मैडम यू के प्रति और उनके बेटे के प्रति, मतलब कि हमारे विभूषण के प्रति। वो उन दोनों को अब वहां देखना ही नहीं चाहती थी। कभी कभी उन्हें ये भी बुरा लगता था कि उनकी बेटी उनसे ज्यादा उनसे प्यार करती है, लेकिन वो हमेशा ये सोचती थी कि उनके पास उनका बेटा जियांग चियांग है जो उनकी हर बात मान। फिर जैसे कैसे उनका टाइम जो है वो आगे निकलता है और उसके बाद उन्हें कुसू में भेजा जाता है अगली स्टडी के लिए। तो यहाँ जो हमारा विभूषण है वो स्टॉप करके कहता है कि वांगजी का इसके आगे की बात का तो आपको पता ही है क्या हुआ कैसे हुआ। जब हमारा वांगची जो होता है वो विभूषण की स्टोरी सुन रहा होता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोना स्टार्ट कर देता है। वो वांगजी जो होता है हमारा ना वो विभूषण के पास जाता है, उसे हक करता है और बहुत फुट फुट के रोता है और उससे कहता है कि विंग आई एम सो सॉरी, मैं तुमसे पहले नहीं मिला। अगर मैं तुमसे पहले मिल गया होता तो शायद तुम्हारे जिंदगी में इतने दुख नहीं होते, तो तुम मेरे ही होते। अब तो हो लेकिन बहुत
पहले से तुम मेरे होते। इतना सुनने के बाद जो हमारे विभूषण है वो थोड़ा सा स्माइल करता है और वो उससे कहता है कि मैं आपका ही हूँ। उसके बाद कुछ समय निकलता है और हमारे वांगजी और जो विभूषण है वो अपनी जिंगसी में अपने क्लैन में जो थे वो वापिस आ गए थे। कि कुछ दिनों से जो हमारा विभूषण था उसकी तबीयत जो थी वो ठीक नहीं रह रही थी। उसे बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट वॉमिटिंग होता था, वो कुछ नहीं खा पाता था। तो इसी वजह से वांगजी है उसने वापस जो था वो लौटने का प्लान बना लिया था। जैसे ही वो लौटते हैं वो पहले ही हीलर को बुलाते हैं और जो हमारे विभूषण है उन्हें दिखाते हैं। तो जब हमारे हीलर आते हैं वो विभूषण को चेक करते हैं तो वो उन्हें कहते हैं कि मुबारक हो, रानी वी प्रेग्नेंट है। जब ये सारे ये सुनते हैं तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। याली भागती हुई अपने बी के पास आती है और कहती है आयशिंग कांग्रेचुलेशन, तुम माँ बनने वाली हो, तुम माँ बनने वाले हो। सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोना स्टार्ट कर देता है। उससे कहता है सीजिए मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, लेकिन सब अच्छे से होगा। तभी जो हमारी यानली होती है वो उसे कहती है कि वीविंग तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वो वीविंग को जो है वो बहुत अच्छे से समझा देती है और उससे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, जब तुम्हारे डिलीवरी का समय जो होगा वो नजदीक आएगा तो हम माँ को भी यहाँ बुला लेंगे। सुनने के बाद जो है वो वांगची जो है वो एक स्माइल पास करते हैं उन दोनों की तरफ। तभी उनके डोर पे जो होता है वो नॉक होता है और लान सिचेन और लान क्यूरैन और लान ई जो होती है वो उनसे मिलने आई होती है। वो सब उन तीनों को जो है वो बो करते हैं। वो तीनों जो है वो आपस में बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी एक डिसिपल्स जो है वो भागता हुआ आता है, उनके डोर को नॉक करता है और सडनली उनसे ये कहता है कि महाराज जिन क्लैन वालों ने हमारे गुस्सू के ऊपरी हिस्से पर जो है वो हमला कर दिया है और अब हमें सतर्क रहना पड़ेगा। तो गैस चलिए आज का पार्ट हम यहीं फिनिश करते हैं। कल मैं आपके लिए उसका अगला पार्ट लेके आऊंगी। होप्स ऑफ कि आपको मेरी स्टोरी जो है वो पसंद आ रही होगी। अब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।